दिस इज रिवीजन क्लास। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको पता है कि अब अपन रिवीजन पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफी का, देन वी विल डू द रिवीजन ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड देन वी विल डू द सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी। राइट, तो प्लान क्या है, पहले प्लान सुन लीजिए सब बच्चे। व्हाट इज द प्लान? हाँ, तो प्लान इज लाइक दिस वन। ठीक है, ये प्लान है अपना कि अभी अपन को पहले वेस्टर्न फिलोसफी से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, वेस्टर्न फिलोसफी की आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, एक बार बताएं, कोई मेरे को डिकार्ड की बुकलेट मिल गई थी आपको? डिकार्ड की किसी को याद हो तो? डिकार्ड का बुकलेट मिल गया था क्या? वेरी यस गुड, सर। मिल गया था कालिन? हाँ सर। यस और नो? यस सर। ओके, तो डिकार्ड का बुकलेट मिल गया था, तो आपको बुकलेट सॉल्व करने लग जाना है। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको बुकलेट सॉल्व करने लग जाना है, क्योंकि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो आज थोड़ा सा कम क्लास लेंगे अपन। ठीक है, डिकार्ड कंप्लीट कर देंगे, डिकार्ड आपको पढ़ लेना है इसमें। राइट, तो समझो प्लान क्या है। प्लान ये है कि आपको वापस से, हाँ कालिन प्लीज, अभी तो सर कुछ पढ़ा नहीं। बुकलेट नहीं मिला था, मतलब मैं पीडीएफ लगा, पीडीएफ क्या बोल रहे मगर बुकलेट नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। मैंने दे दिया है शायद, देखता हूँ मैं, देख कर बता। राइट, तो सर प्लान मिल क्या है गया था, पहले? मिल गया था सर। मिल गया था ना? हाँ, हाँ सर। वापस भेज देंगे, वापस भेज। राइट, अभी सुनो, प्लान सुनो। अब प्लान बता रहा है मैं ना, एक बार सुन लीजिएगा सब। कि ये है कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो पोस्टपोन हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, तो प्लानिंग ये है अपनी कि हमारा जो बचा है दैट पोर्शन इज नॉट सो मच, कि इतना ज्यादा नहीं बचा है। हमारा बचा है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी प्लस रिलीजन फिलोसफी। ठीक है, ये हमको करना है, बट उससे पहले हमको वेस्टर्न और इंडियन वापस अपने दिमाग के अंदर घुमा देना है। ठीक है, क्या वेस्टर्न फिलोसफी और क्या इंडियन फिलोसफी था, अपन को वापस बता देना है, क्योंकि तुम लोगों को वेस्टर्न वीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ने आंसर राइटिंग अच्छी तरह से करी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हम इंडियन की तरफ जाएंगे एंड देन फिर सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी और फिर रिलीजन फिलोसफी। देन आराम से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करो, उसके बाद फिर वापस अपन रिवीजन और ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रेने डिकार्ड। रेने डिकार्ड क्या है कि अपन को ये देखना है कि हमने पहले ये समझा था कि वेस्टर्न फिलोसफी, पूरा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा एक बार, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि वेस्टर्न फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अगर हम देखें तो एक है रेशनलिज्म और एक है एम्पिरिसिज्म। ठीक है, रेशनलिज्म में हमको पढ़ना है रेने डिकार्ड। ठीक है, जॉन लॉक अपन को पढ़ना है, ओ सॉरी, रेने डिकार्ड पढ़ना है, स्पिनोजा पढ़ना है और लेबनिट्स पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अपन को जॉन लॉक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अपन को जॉन लॉक के बाद हमको अ, जो इसके अंदर है ह्यूम, डेविड ह्यूम पढ़ना है और बर्कले पढ़ना है। राइट, इन दोनों का फिलोसफी को मिलाकर कांट ने बनाया। ठीक है, रेशनलिज्म प्लस एम्पिरिसिज्म, दैट इज कांट। कांट हमको इसके अंदर फिर पढ़ना होता है। राइट, इसके अलावा एक और थॉट है, दैट इज हेगल थॉट। हेगल थॉट जो है वो एब्सोल्यूटिज्म का थॉट है। राइट, तो बेसिक बेसिक इसके अंदर ये है कि रेशनलिज्म के एक धड़े को पकड़ कर कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक्सपीरियंस के एक धड़े को पकड़कर कुछ लोग खड़े हैं, एम्प्रिसिज्म। ठीक है, जिसके अंदर जॉन लॉक महारथी है। ठीक है, और उसके दो छोटे भाई हैं, बर्कले। ठीक है, और डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम तो फिर इतना सच्चा इंसान था कि वो क्या हुआ, उसने एम्प्रिसिज्म को सपोर्ट तो करा, बट उसने कहा कि एम्प्रिसिज्म से अपन कुछ जान नहीं सकते। ठीक है, और एग्नोस्टिसिज्म में चला जाएगा। ठीक है, डेविड ह्यूम, समझ में आ रहा है? इन दोनों लोगों को, स्ट्रीम को मिलाने वाला है कांट। ठीक है, कांट बोलेगा, कांट की जो फिलोसफी थी अपन ने पढ़ी थी कांट के अंदर। और इन सबसे परे एक और बंदा है हेगल, जो कि एब्सोल्यूटिज्म पे बात करता है। इन 7 फिलोसफर को अगर आप, इन 8 फिलोसफर को आपने पढ़ लिया तो वेस्टर्न फिलोसफी कंप्लीट हो गई। प्लेटो अरिस्टोटल तो आप, बहुत ईजी है। प्लेटो अरिस्टोटल तो आपको समझा ही दिया, तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो कहीं इस चीज को पकड़ कर नहीं बैठे हैं, वो अर्लियर थिंकर है, इनसे पहले के थिंकर है, जो कि क्या है, जिनको एम्प्रिसिज्म और इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो पहले से, मतलब उन्होंने उनसे पहले एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म ऐसे धड़े नहीं थे, उनके बाद धड़े बने हैं। ठीक है, इसके कारण कंट्रोवर्सी आती है। इसके कारण ये टॉपिक सिंपल तो होते हैं बट हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, क्योंकि जब ये कुछ बोल रहे होते हैं इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखो, जब ये कुछ बोलेंगे तो इनके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होता है, और वहां से फिलोसफी अपनी थोड़ी सी अपने को टिपिकल लगने लग जाती है। यहाँ तक आपको समझना होगा। जैसे आपने फिलोसफी पढ़ी वेस्टर्न फिलोसफी, तो आपको इंडियन फिलोसफी जैसा लॉजिक इसके अंदर नहीं दिखेगा। राइट, आते समस्या क्या है रेने डिकार्ड की, हम समझते हैं। रेने डिकार्ड ऐसे सोच रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े फिलोसफर आए, अरिस्टो आ गए, प्लेटो आ गए,
इन सब ने क्या करा, इन सब ने जो बहुत सारी फिलोसफी दी पर एक कोई भी कंक्रीटनेस पे नहीं आए। प्लेटो की फिलोसफी को काट दिया अरिस्टोटल ने, ठीक है, और बड़े बड़े फिलोसफर आ रहे हैं और इनकी कोई फिलोसफी भी कंक्रीटनेस में आई नहीं। भाई जब मैं मैथ्स का फॉर्मूला लिखता हूँ कि मैथ्स का जब फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो तो परफेक्ट होता है, वो तो 100% एब्सोल्यूटनेस में मैं बात कर सकता हूँ, तो हम फिलोसफी पे क्यों नहीं कर सकते बात एब्सोल्यूटिज्म। ये समस्या आई किसके सामने, ये समस्या आई रेने डिकार्ट के सामने, और रेने डिकार्ट वाज अ मैथमेटिशियन, तो उन्होंने सोचा कि हमको फिलोसफी को भी, ये भगवान है कि नहीं है, ठीक है, इन चीज को भी हमको क्या है थ्योरम से समझा दो, काम ही खत्म हो, फिर से कोई लड़े ही नहीं। अपन ने जैसे 2 + 2 = 4 करा है, वैसे हम थ्योरम से समझा दें कि भगवान है कि नहीं है, आत्मा अमर है कि नहीं है, ये सब चीजें हम अगर थ्योरम से समझा दें तो दैट विल बी टू फाइन। तो हमने बोला कि भाई क्या हो गया, पगला गए हो, क्या चक्कर है, ठीक है, उसने बोला पगला ही नहीं है, हम मैथमेटिक्स लेकर आना चाह रहे हैं किसके अंदर, हम मैथमेटिक्स लेकर आना चाह रहे हैं फिलोसफी के अंदर, है ना। तो हमने कहा ठीक है चलो दिखाओ कैसे तुम मैथमेटिक्स लो, तो पहले बहुत परेशान है। क्या ये परेशानी है, परेशानी सुनो उनकी कि व्हाई फिलोसफी इज नॉट सर्टेन, फिलोसफी सर्टेन क्यों नहीं है, व्हाई फिलोसफर्स इज सेइंग थिंग्स डिफरेंटली, प्लेटो कुछ और बोलते हैं, एरिस्टोटल कुछ और क्यों बोल जाते हैं, एक क्यों होता है 2 + 2 = 4, तो कोई अलग अलग नहीं बोल रहा है, फिलोसफी क्यों अलग बोल रहे हैं, ये इनकी समस्या है, राइट। लेट्स यूज मैथमेटिक्स इन द फिलोसफी, मैथमेटिक्स को डालो, और इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स में अपन एक ह्यूमन रेशनल है, इसको रेशनैलिटी को ये मानते हैं कि रेशनैलिटी एब्सोल्यूट है, और वो जो चीज डिफाइन करेगी उसको मान लिया जाएगा। चलो दिमाग लगाते हैं फिलोसफी के अंदर, ये कबाड़ा करने वाले हैं फिलोसफी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि फिलोसफी जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज समथिंग, दैट इज मेटाफिजिकल थिंग, राइट, जो कि संसार में नहीं है, ठीक है, मेटाफिजिक्स है वो, राइट। ये जो है ये संसार में खड़े होकर कोई ऐसी चीज को मैथ से डिफाइन करने के लिए कि बोल रहे हैं जो कि संसार में नहीं है, राइट। तो अब ये ऐसे बोलते हैं कि देखो मैथमेटिक्स जब हमने डिफाइन किया तो 2 + 2 ये कहाँ से आया, ये ऐसा तो नहीं था संसार में था कि 2 + 2 एक, ये 2 है ये 2 है, कहाँ है, ये भी इमेजिनरी है। तो हम इसको फिलोसफी को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये क्या करेगा। लेट्स मेक फिलोसफी अनडाउटेबल, एररलेस और अनडाउटेबल बनाते हैं, ये इनका है, और यहाँ से ये मेथड यूज करेंगे दैट इज नोन एज कार्टेशियन मेथड। So whenever there is a question related to Cartesian method, you have to explain that somewhere in body part or in the introduction that Rene Descartes चाहते क्या थे। Whenever there is a question on the Rene Descartes, this is the basic of Rene Descartes कि Rene Descartes want कि there should be some undoubtable errorless knowledge of philosophy, ठीक है। ये आपको ये चीज याद रखनी है कि फिलोसफी को अनडाउटेबल और एररलेस बनाना चाहते थे रेने डिकार्ट। ये तुमको या तो कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा बॉडी पार्ट में, या फिर अपन इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब हम इस चीज को पढ़ चुके हैं तो हम आंसर राइटिंग के मोड में आपको पढ़ाएंगे, अभी रिवीजन जो करवाएंगे, राइट। तो एक पॉइंट तो आपको इसके अंदर ये रखना है कि आपको ये समझना है कि रेने डिकार्ट चाहते क्या थे। ये आपको कहीं ना कहीं आंसर के अंदर बता देना है, कोई ऐसा भी क्वेश्चन है रेने डिकार्ट का, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वी अंडरस्टूड रेने डिकार्ट, व्हाट रेने डिकार्ट वांट, व्हाई ही इज फॉर्मुलेटिंग हिज फिलॉसफी, क्यों उन्होंने कार्टेशियन मेथड दिया। तो कभी कार्टेशियन मेथड पे क्वेश्चन आता है तो सिर्फ कार्टेशियन मेथड ना लिखकर तुम ये भी बताओगे कि भाई देखो रेने डिकार्ट भाई साहब चाहते क्या, राइट, इसलिए इन्होंने कार्टेशियन मेथड लिख रहा है क्योंकि वो फिलॉसफी के अंदर क्या करना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। फंडामेंटल एम ऑफ डिकार्ट वाज टू अटेन द फिलोसॉफिकल ट्रुथ बाय रीजन, रीजन से बनाओ, एंड फिलॉसफी मस्ट रेस्ट ऑन द प्योर रीजन, ये इस तरह से बोलते थे, प्योर रीजन होना चाहिए, सेल्फ एविडेंट एंड सर्टेन चीज होनी चाहिए, सेल्फ एविडेंट मतलब खुद अपने आप प्रूफ हो, उसको कोई और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। फॉर डिकार्ट नॉलेज बिगिंस विद सम सेल्फ एविडेंट इनेट आइडिया, कुछ ऐसा होना चाहिए सेल्फ एविडेंट, जिससे कि क्या हो कि ये चीज जब हो, सेल्फ एविडेंट जब हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उस चीज को लेकर चलेंगे और उसको फिर आगे जाकर उसको कोई रिफ्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ही वांटेड टू गिव द फिलॉसफी अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, टू ब्रिंग द फिलॉसफी इट्स काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, ठीक है, फाउंड इन द मैथमेटिक्स, देयरफॉर ही वांटेड टू यूज द मेथड ऑफ मैथमेटिक्स इन द फिलॉसफी, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कार्टेशियन मेथड, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, जैसे आपको कोई थ्योरम करनी है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या दे रखी है ना, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से बहुत बड़ा सारा क्या दे रखा है, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रखा है, तो उसको क्या करोगे, पहले आप तोड़ोगे, स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ोगे, ऐसे करते हो मैथमेटिक्स में। तो कार्टेशियन मेथड पे क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टेशियन मेथड, देन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट यू डू नॉट हैव टू राइट कि भाई कार्टेशियन मेथड की डेफिनेशन आपको लिखनी होगी पहले, कि मैथमेटिक्स लाना किसके अंदर, फिलोसफी के अंदर, मैथमेटिक्स से फिलोसफी को समझाना, application of mathematics, mathematical method to understand the philosophy,
इज नोन एज कार्टेशियन मेथड ऑफ रेने डेकार्ट। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और उन्होंने पहला जो हुआ दैट इज क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, कि जब तक विश्वास ना करो, किसी ने तुमसे बोल दिया कि भगवान है, तुम मानने लग गए, तो फिलॉसफी में तब तक विश्वास नहीं करना है जबकि वो ट्रुथ तुमको प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। तो कभी भी उस चीज को नहीं करना है जो कि फॉल्स सुपरस्टिशियस ग्राउंड को, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। तो रेने डेकार्ट कहेंगे मैं अपनी जो फिलॉसफी बनाऊंगा किसी पाखंडी या किसी सुपरस्टिशियन पर्सन के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, मैं अपनी रीजन पे बनाऊंगा। और व्हेन रीजन इज देयर ना, देन देयर विल बी नो सुपरस्टिशन। तो यू हैव टू राइट फर्स्ट थिंग इज क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ। कार्टेशियन मेथड पे कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये बताना है कि क्या थे क्यों चाहते थे ये, और ये क्या करना चाह रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स को इसके अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। दिस इज कार्टेशियन मेथड। Following are the points of the Cartesian method. So step of the Cartesian method that these steps are similar that we are using in mathematics. तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन इस तरह से करते हैं। सबसे पहले उसको ये मानो कि जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक उसको मानो। दूसरा क्या है, एनालिटिकल ट्रूथ। एनालिटिकल ट्रूथ का मतलब क्या है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। सिंथेटिक का मतलब क्या है, सबको एक एक करके सॉल्व करो। और फिर जो आ जाएगा लास्ट में क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी, कि ये सब स्टेप्स तुमने फॉलो करें, ये अपने दिमाग में बिठा लो कि एक बार देख लो ये सारे स्टेप फॉलो करें। तो ये है कार्टेशियन मेथड। इज दिस क्लियर? तो कार्टेशियन मेथड पे कुछ भी होता है तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि कैसे अपन को करना है, राइट। अब क्या होगा कि दूसरा, अब ये तो है कि मैथमेटिक्स को फिलॉसफी में लाना इस कार्टेशियन, ये समझ में आ रहा है। मैथमेटिक्स को फिलॉसफी में लाना इस कार्टेशियन, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बस ये बता रहा है कि अब तुमको इसमें कहानियां लिखनी है कि भाई ये जो है डिकार्ट ऐसे चाहता था, इसलिए वो मैथमेटिक्स के अंदर लाना चाह रहा था, और इसने कार्टेशियन मेथड करा, इस तरह से इसने करा। फिर आपको कंक्लूजन में लिखना है कि इसके बाद फिर वो मेथड ऑफ डाउट लेकर आएगा, और उससे फिर आई थिंक देयरफॉर आई एम सेंटेंस निकाल के लाएगा, और इसको एक मैथमेटिक्स का एग्जाम मानेगा, और इससे और चीज डेराइव करेगा फिलॉसफी की मेटाफिजिकल रियलिटी। ये कार्टेशियन मेथड पे लिखना होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब इसमें अगर इंट्रोडक्शन लिखे तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब उनको चूंकि एक ट्रुथ से बाकी ट्रुथ डिड्यूस करने थे, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स ला के एक लॉजिकल रीजनिंग अडॉप्ट करी इंट्रोडक्शन पार्ट में। कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टेशियन मेथड, तो आपको कार्टेशियन मेथड समझाना है पहले। नहीं मतलब जैसे इन्हीं की अगर अगर रेने डेकार्ट के ऊपर आए तो ये एक लाइन लिखना कि इन्होंने एक ट्रुथ से बाकी ट्रुथ फाइंड करने की कोशिश करी, तो वो तो लास्ट में लिखो ना। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? नहीं क्वेश्चन अगर कुछ उनके रेने कुछ मतलब कुछ रेने डेकार्ट के ऊपर क्वेश्चन हाँ है वो तो है, वो तो है। मतलब जो उन्होंने कहा, मैं अभी आपको बस मैं आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि अगर मान लो कार्टेशियन मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन मेथड आ जाए तो उस पे कैसे लिखना है, वो चीज तो है ही, वो तो अपन आगे निकाल ही देंगे। बिलाल, ओके सर थैंक यू। बिलाल तुम्हारा पॉइंट में समझ गया, बट वो कार्टेशियन मेथड के इंट्रोडक्शन में नहीं लिख रहा है। वैसे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नहीं मैं क्वेश्चन। कार्टेशियन मेथड की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ रेने डेकार्ट के ऊपर आ जाए तो ये एक लाइन उनकी मतलब एक मेजर पार्ट उनका कहा जा सकता है कि मतलब जो उनको बाकी से अलग करता है। हाँ है ना। अभी अपन धीरे धीरे उसकी तरफ पढ़ रहे हैं ना, समझ। अभी बस ऐसे समझो कि अपन कार्टेशियन मेथड समझे, अभी अपन धीरे धीरे उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली उसने डिड्यूस करा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, एक ले लिया उसने, उस सेंटेंस से सब कुछ डिड्यूस करा। जैसे F इक्वल टू ma ले लेते हैं अपन, F इक्वल टू ma, अब इससे रॉकेट भी उड़ा देंगे, सैटेलाइट भी उड़ा देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे, राइट। इसी तरह से इसने रेन निकाला, ठीक है। अब फिर अब ये हो गया कार्टेशियन मेथड का आंसर, ठीक है। सारे आंसर आपको अभी बता देंगे, इसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। कालीन को कुछ पूछना है? कालीन, लक्ष्य, टीपू, टीपू को पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट में क्या करा उसने, क्या करा कि भाई ने सोचा कि अब सब पे डाउट करने लगे हो, ठीक है, कि हर चीज पे, हर नॉलेज पे, हर चीज पे डाउट करना है। साइंटिफिक नॉलेज पे भी डाउट करो, एम्पेरिकल नॉलेज पे भी डाउट करो, मैथमेटिकल नॉलेज पे भी डाउट करो, सब पे डाउट करो। क्यों? कि जब तक डाउट नहीं करोगे ना, अगर तुम ऐसे मान लोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। आप ये सब डाउट करें कि ये भी नॉलेज गलत है, ये भी नॉलेज गलत है, ये भी नॉलेज। उसने बोला मैंने हर चीज पे डाउट करा, पर इस डाउट करने में मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मैं इस चीज पे डाउट नहीं कर पा रहा कि मैं डाउट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आई डाउट देयरफॉर, इसलिए क्योंकि मैं डाउट कर रहा हूँ। कौन डाउट कर रहा है? मैं डाउट कर रहा हूँ, तो मैं हूँ, उस तरह से बोल दिया। इसका मतलब मैंने अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूव कर ली है ना, इस तरह से कि ये डाउट करके मैं हूँ, क्योंकि जो कर रहा था डाउट वो मैं था, तो इसने इस तरह से बोला कि आउट डाउट देयरफॉर आई एम। यहाँ तक कि मेथड ऑफ डाउट से यहाँ तक पहुंच गया। कार्टेशियन मेथड से
कहाँ तक पहुंच रहा है वो कि हमको मैथमेटिक्स लानी है फिलोसफी के अंदर। मेथड ऑफ डाउट से वो अपना सेल्फ प्रूव वो लेकर आ गया मेथड ऑफ डाउट से, है ना। तो कार्टेशियन मेथड के कंक्लूजन में मेथड ऑफ डाउट, कार्टेशियन मेथड के क्वेश्चन में मेथड ऑफ डाउट ना लिखकर आप कंक्लूजन में ऐसे लिखोगे कि कार्टेशियन मेथड को यूज करा, उससे मेथड ऑफ डाउट पे पहुंचा, मेथड ऑफ डाउट से उसने आई थिंक देयरफॉर आई एम करा, और फिर आगे जाकर डिड्यूस करा। ठीक है, मेटाफिजिकल रियलिटी, ये अपन को उसके अंदर देखना है, राइट। तो डिकार्ट डाउटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेंसुअल नॉलेज, कॉलर नॉलेज, एक्सटर्नल इंटरनल सब नॉलेज को डाउट कर दिया उसने। फाइनली मैथमेटिकल को भी डाउट कर दिया कि बस 2 + 2 = 4 हो सकता है, कोई डेविल आ गया हो दिमाग में और वो बता रहा हो, ठीक है। बट इन दिस मैटर डाउटिंग ही केम टू फैक्ट दैट आई डाउट देयरफॉर आई एम। ठीक है, तो यहाँ से वो डाउट करके अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा है, बच्चों डाउट करके अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहा है, और यहाँ से इस चीज से वो लेकर जाएगा क्या, गॉड, सोल और वर्ल्ड की तरफ, राइट। I doubt therefore I exist और I think therefore I am, ये इसका एक सेंटेंस आ गया, I think therefore I am। तो ये सेंटेंस कहाँ से आया ये समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। मेथड ऑफ डाउट से सेंटेंस है। मेथड ऑफ डाउट कहाँ से है, मेथड ऑफ डाउट के पापा जी कौन है, कार्टेशियन मेथड है। कार्टेशियन मेथड के पापा जी कौन है, रेने डेकार्ट। ये सोच, रेने डेकार्ट की ये सोच कि भाई देख ये फिलॉसफी में सब ऐसे लड़ क्यों रहा है आपस में, इसकी एक अनडाउटेबल नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो, it is the first and certain knowledge that occurs who philosophize in an orderly manner. Here is the principle we have been seeking, certain self-evident starting point. ये इसने इस तरह से बोला। अब I think therefore I am से God, soul और वर्ल्ड को, कि किस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में इसे बोला कि आई थिंक, मतलब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक कर रहा हूँ, जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं एक ऐसा आइडिया सोच पा रहा हूँ, एक ऐसा आइडिया सोच पा रहा हूँ जो कि क्या है, जो कि एब्सोल्यूट है, ठीक है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, भगवान परम शक्तिमान है, ठीक। परम शक्तिमान कैसे समझ लिया तुमने, ठीक है। किसी चीज परम शक्तिमान जो है वो कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में, परम शक्तिशाली है, सर्व ज्ञाता है, ऐसे समझ लो। जब तुम ऐसे बोल रहे हो कि कोई, तो ये जो आइडिया आया है ये किस तरह से आया होगा, किसी ने बनाया होगा, ठीक है। इसको कोई सोच रहा होगा ना, इस आइडिया को कोई सोच रहा होगा, ठीक है। आइडिया ऐसे तो आ ही नहीं रहेगा, इस इननेट आइडिया जो हमारे दिमाग में आया है ये किसी ने सोचा होगा, और जो सोचा होगा वो भी इतना ही बड़ा होगा, कोई एब्सोल्यूट, तभी उसने एब्सोल्यूट आइडिया सोचा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट का आइडिया, ये परम शक्ति का आइडिया, सर्व ज्ञाता का आइडिया, ये कहाँ से आया हुआ, ये किसी एक पर्सन ने बनाया होगा जो खुद परम शक्तिमान, खुद सर्व ज्ञाता, खुद सर्वशक्तिशाली होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ क्या करा, यहाँ से गॉड लेकर आए। तो कहने का मतलब यह क्या है, among all the ideas there is one innate idea, ठीक है। एक innate idea है जिसका क्या है, जो कि eternal, omnipotent, omniscient, source of all goodness and truth, creator of all the things, infinite, इस तरह से ये है, right। This proof of existence of God is based on the two assumptions। अब ये दो assumption में, एक तो ये मैं नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले तो यह है कि जो आइडिया बनाने वाला मैं नहीं हो सकता, मतलब मैं तो छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। क्यों हूँ, क्योंकि मैं क्या है, मैं ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अजम्पशन है। दूसरा, इस आइडिया को बनाने वाला भी इस आइडिया के जैसा ही होगा, ठीक है। दूसरा अजम्पशन है, ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कौन, रेने डेकार्ट, ठीक है। तो रेने डेकार्ट बोलेंगे दिस प्रूफ ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज बेस्ड ऑन टू डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मतलब मैं छोटा हूँ, नो इटसेल्फ टू बी फाइनाइट, छोटा हूँ मतलब फाइनाइट, राइट। दिस कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड इज डायरेक्ट ओनली फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट परफेक्ट बीइंग। जो गॉड का कंसेप्शन है कि सर्वज्ञाता, ये सब चीजें, ये कहाँ से आएगा, एक परफेक्ट बीइंग से आएगा। अभी इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं कि अमॉन्ग ऑल द आइडियाज, इतने सारे इननेट आइडियाज है, इनमें से एक आइडिया सर्वशक्तिशाली का भी है। अब भाई मैं तो नहीं सोच सकता, उसने तो हार मान ली। पहला पॉइंट, उसने एक एजम्पशन ले लिया, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में इतना दिमाग ही नहीं है कि वो सोच पाए। दूसरा, इसने बोला तो फिर कौन सोचेगा, ऐसा ही कोई परफेक्ट बीइंग होना चाहिए, और वो परफेक्ट बीइंग कौन होगा, वो परफेक्ट बीइंग होगा गॉड, ठीक है। तो उसने बोला कि वो परफेक्ट बीइंग कौन होगा, दैट परफेक्ट बीइंग इज गॉड। कॉज ऑफ दिस आइडिया कैन नॉट बी फाइनाइट ह्यूमन बीइंग, इट मस्ट बी कॉज्ड बाय सम इक्वली परफेक्ट कॉज, इनफाइनाइटली परफेक्ट बीइंग, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गॉड। ठीक है, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो भाई अभी तक देखो क्या हुआ है, इसको देखो, इस फिलॉसफी में एक्चुअली, वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ नहीं है, प्लीज बिलीव मी, वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ नहीं है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको समझ में आने चाहिए। देखो,
सबसे पहले इसका समस्या क्या थी कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कैसा क्यों होता है, क्योंकि कि भाई प्लेटो कुछ बोलता है तो एरिस्टोटल को क्रिटिसाइज क्यों कर देता है, तो हमको डेफिनेट नॉलेज लेकर आनी है, ठीक है। तो बोला अच्छा, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए ना मैथमेटिक्स घुसा दो, और इसको क्या बोला, कार्टेशियन मेथड, ठीक है, जिसके 4 पॉइंट अपने पास आ गए कार्टेशियन, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इस कार्टेशियन मेथड को लगाया किसके ऊपर, डाउट, मेथड ऑफ डाउट, मेथड ऑफ डाउट बनाया इस कार्टेशियन मेथड से, ठीक है, कि डाउट कर भाई, सब पे डाउट कर, ठीक है। और फिर बाद में इसको पता चला डाउट करने से, आई थिंक देयरफॉर आई डाउट देयरफॉर आई एम, ये आ गया। अब इससे पहले ये भगवान को बोलता है कि आई थिंक, कि जब कोई थिंक करता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए तभी थिंक कर पाएगा। और इन सब आइडियाज में से एक ऐसा आइडिया है जो कि परम परम शक्तिशाली है, इसको भी किसी ने थिंक करा होगा, वो भी एग्जिस्ट करता होगा, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये आइडिया मैं तो नहीं सोच सकता भाई, परम पिता ही सोच सकते हैं, दैट इज भगवान। कालीन को समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। आई थिंक देयरफॉर आई एम से कैसे भगवान को लेके आया, ये समझ में आया? कहकशा को आया समझ में? कहकशा, उज्जवल, उज्जवल की यस तो सर। आवाज नहीं, बहुत दिन हो गए, उज्जवल आ गया समझ में? यस सर। ठीक, तो अपन ने ये सब चीजें है ना इसके अंदर समझ लिए, ये सब अपन को भी आ गया, राइट। अब क्रिटिसिज्म ऑफ आई थिंक देयरफॉर आई एम कर दिया अपन ने। गेसेंडी भाई साहब आए, वो कंटेम्पररी थे डिकार्ट के, उनको चिड़ो गई डिकार्ट से, उन्होंने कहा कि भाई डिकार्ट ऐसे कैसे बोल दिया, तो उसने बोला कि भाई डिकार्ट तुम बड़े शक्तिशाली आदमी हो, तुम बोल रहे आई थिंक देयरफॉर आई एम, है ना, तो ऐसे तो तुम ऐसे बोलो आई वॉक देयरफॉर आई एम, आई टॉक देयरफॉर आई एम, ऐसे तो सेंटेंस है। तो उसने बोला कि भाई देख गेसेंडी, जबरदस्त टेढ़े तो मत, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आई थिंक जब मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं इसमें क्या पता है तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कॉन्शियसली आई एम डूइंग समथिंग, कि व्हेन आई एम डूइंग समथिंग कॉन्शियसली देन आई एम, ठीक है, तो मैं हूँ ऐसा तभी मैं कॉन्शियसली कुछ कर रहा हूँ। आप ऐसा होता है कि एक बार आपने मान लो कुछ कुछ आप चल रहे हैं सड़क पर, ठीक है, कभी आपको पता नहीं रहता, आप ऐसे दिमाग में बिल्कुल कॉन्शियसनेस आपके कुछ और ही सोचने लग रहे हैं, ठीक है, और सड़क पे आपको बोला अरे यार रास्ता गलत आ गया, मेरा घर तो उधर था, मैं इधर चला गया, तो मतलब तुम कॉन्शियसली नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हो? तो आई थिंक का मतलब यहाँ पे थिंक क्यों रखा है इसने, थिंक इसलिए कहा है कि जब भी तुम थिंकिंग कर रहे होंगे, ठीक, जब भी तुम थिंक कर रहे होंगे तब तुम कॉन्शियसली होगे, ठीक है, संसार के अंदर कॉन्शियस, तो व्हेन यू आर कॉन्शियस देन यू आर, ठीक है, ऐसा इसके अंदर बोला गया। Gissendi ने ऐसे बोला कि आई थिंक कि Gissendi, a contemporary of Descartes, said that I think can prove my existence, then I walk can also prove that one, ठीक है, I talk can also prove that one। तो Descartes क्या बोलते हैं, however has rejected this by saying that existence does not follow from mere walking, walking से नहीं होगा, because walking can be doubted, ठीक है, but if aware of my walk, अगर मैं aware हूँगा, मैं aware हूँ कि चल रहा हूँगा, can अवेयरनेस, तो अल्टीमेटली क्या है, अवेयरनेस मैटर्स। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम अवेयर होके खेल रहे हो कि मैं हूं, ठीक है, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है। इसका देखो क्या है कि इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मैंने उस वक्त दिया था आपको, कि जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई आपका गुरु है, गुरु जो होते थे ना पहले, वो बोलते थे कि बेटा अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना का मतलब क्या है, अपना ध्यान रखना, मतलब कि तुम हो इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर पेरेंट्स कहने लगे दैट इज डिफरेंट थिंग। पहले गुरुकुल के अंदर गुरु बोलते थे कि अपना ध्यान रखना, ध्यान रखना का मतलब उसको याद दिला रहा है कि तू जा तो रहा है, कॉन्शियस होके चलना, कॉन्शियस होके खाना, कॉन्शियस होके पीना, कॉन्शियस होके सोना, ये सब चीजें तुमको क्या करना है, ये सब चीजों के ऊपर तुमको कॉन्शियसनेस आना है। इसका मतलब क्या है, तुमको हर वक्त ये समझना है मैं हूँ, ठीक है, मैं कॉन्शियस भी हूँ। तो जब तुम वॉक कर रहे हो तो वॉकिंग, मियर वॉकिंग विल नॉट, अवेयरनेस इन वॉकिंग, इसका मतलब ये है। इसमें बताओ किसी को कोई समस्या? गेसेंडी ने क्या बोला और डिकार्ट ने क्या बोला, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि डिकार्ट किस वे में बोल रहा है, समझ में आ रहा है? गेसेंडी किस वे में बोला है और डिकार्ट किस वे में बोला है, किसी को पता ही नहीं है। जब तक तुम इसको एग्जाम्पल से नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर होता है फैलेसीज ऑफ पेटिटो प्रिंसिपल। फैलेसी ऑफ पेटिटो प्रिंसिपल बोलता है कि भाई तुम्हारे इसके अंदर तो गेसेंडी बोलेगा फैलेसी ऑफ पेटिटो प्रिंसिपल, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम ये तीन चीजें बोल रहे हो, आई थिंक देयरफॉर आई एम कहां से आया, कि तुमने ऐसे बोला कि ऑल थिंकिंग थिंग, जो भी सोच रहा है ना वो एग्जिस्ट करता है ना। पहला पॉइंट तुम्हारा ये, जो भी सोच रहा है वो एग्जिस्ट करता है, यही तुम गलत हो। ये किसने कहा, जो भी सोचता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तुम फिर बोलते हो कि आई एम थिंकिंग थिंग देयरफॉर आई एग्जिस्ट, तो ये बोलता है देखो आई थिंक देयरफॉर आई एम को सिलोगिज्म से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर ऑल थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट, पर तुमने ये तो प्रूव करा ही नहीं ऑल थिंकिंग थिंग एग्जिस्ट, और तुम सीधे इस पे आ गए। ये समझ में आता है? गसेंडी के क्या आर्गुमेंट्स है ये लिखना पड़ेगा तुमको। फैलेसी ऑफ पेटिटो प्रिंसिपी गसेंडी किस तरह से दिखाई कि जब यही नहीं पता, premises is not present in the conclusion, conclusion is not present in the premises, then it is known as fallacy of पेटिटो प्रिंसिपी। और यहाँ पे इन्होंने जब बोला है कि और कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल थिंग्स जो कि थिंक करती है वो एग्जिस्ट करती है। मैं थिंक कर रहा हूँ तो मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा बोला है। तो उसने बोला कि भाई तू पहली चीज तो प्रूव करना नहीं है, लास्ट में तूने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो गसेंडी पॉइंट आउट दैट लाइक ऑल द सिलोगिस्ट आर्गुमेंट, डिकार्ड आर्गुमेंट इन्वॉल्व फैलेसी ऑफ पेटिटो प्रिंसिपी। Gassendi said the conclusion here is reached without proving the first premises, that is all thinking thing exist। भाई तूने ये तो प्रूव करा नहीं और तूने लास्ट में अपना वो प्रूव कर दिया सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसने गसेंडी ने इस तरह का पॉइंट लिखा जो कि आगे जाके मेलबार्चे और ये सब चीजें इनको करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, उज्जवल एक बार जल्दी से रिपीट कर दो सारा, शुरू से लेकर अंत तक, फास्ट। उज्जवल यस सर, यस सर, हाँ प्लीज जल्दी से फटाफट कर दो, टाइम मत लगाना, एक साथ। यस सर, यस सर। रेने डिकार्ट फिलॉसफी में मैथमेटिक्स लाना चाहते थे क्योंकि वो एक अनडाउटेबल नॉलेज लाना चाहते थे जिससे फिलॉसफी में सर्टेनिटी आए, कि एक सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम आ जाए जिससे वो गॉड, सोल और वर्ल्ड को प्रूव करना चाहे। तो इसके लिए उन्होंने कार्टेशियन मेथड का यूज किया। और कार्टेशियन मेथड में 4 मेथड होते हैं, मतलब 4 तरीके थे। पहला क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, दूसरा एनालिटिकल रूल, और तीसरा सिंथेटिक रूल, और क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी। हाँ, और क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ में उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज को जब तक प्रूव, यस सर। हाँ, इसके बाद उन्होंने एक मेथड ऑफ डाउट यूज किया। मेथड ऑफ डाउट में उन्होंने हर चीज, हर नॉलेज पे डाउट किया, कि हर नॉलेज पे डाउट करेंगे जिससे उन्हें एक अनडाउटेबल नॉलेज मिल पाए, इसके थ्रू उनका सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम आ पाए। और उन्होंने जब हर नॉलेज पे डाउट किया तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मैं खुद डाउट कर रहा हूँ इसलिए आई डाउट देयरफॉर आई एम। तो ये उनका एक सेल्फ प्रूव्ड एक्सियम निकला। और इससे उन्होंने आइडिया ऑफ गॉड का आइडिया निकाला कि देयर इज वन हु इज इटर्नल, परमानेंट वन, और आइडिया ऑफ गॉड। इसके बाद आइडिया ऑफ गॉड आ गया। फिर गसेंडी आए, गसेंडी ने उनको क्रिटिसिज्म करा, फिर उन्होंने इस तरह से करा। यहाँ पर फैलेसी ऑफ पेटिटो प्रिंसिपी, यस, ठीक है। चलो अब आता है माइंड बॉडी ड्यूलिज्म, माइंड और बॉडी का ड्यूलिज्म, इंटरेक्शनलिज्म जो होता है ये इसका है। तो एक पार्ट इसका ये हो गया, एक थॉट, और अपन कहीं एपिस्टेमोलॉजी जो हो गया, मेथड ऑफ डाउट, कार्टेशियन मेथड, ये इसका एपिस्टेमोलॉजी के अंदर काउंट होगा, जिसमें थ्योरी बना रहा है और थ्योरी बना के आई थिंक देयरफॉर आई एम लेकर आ गया। और फिर उसको जब उसने इनेट आइडिया वाले को गॉड से प्रूव करा, गॉड को बताया उसको, तो वो उसके मेटाफिजिक्स है। अब ये माइंड और बॉडी के ऊपर जा रहा है। मेटाफिजिक्स 3 चीजों पे डिपेंड करती है। गॉड को ये पता चुका अपने गॉड को इस तरह से। अब दूसरा क्या होता है, सोल, दैट इज योर माइंड, कॉन्शियस बीइंग, एंड बॉडी, बॉडी इज दैट इज योर अचित, ठीक है, और दैट इज अनकॉन्शियस, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दैट इज बॉडी, ठीक है। तो माइंड और बॉडी के ड्यूलिज्म को और इंटरेक्शनिज्म इसको इसके अंदर बोलते हैं कि, तो इन्होंने कहा कि देखिए जो सब्सटेंस है ना, विच रिक्वायर नथिंग बट इटसेल्फ, इन्होंने सबसे पहले एक सेंटेंस दिया, सब्सटेंस की डेफिनेशन दी कि सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि किसी और को नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अभी सब्सटेंस जो है ना, दैट इज, ये जो डेफिनेशन है, ये वो वाली डेफिनेशन जो कि सोल की डेफिनेशन दी थी किसने, हमारे ट्रेडिशनल थिंकर्स ने। इसको समझो थोड़ा, कि एन एग्जिस्टेंस थिंग्स व्हिच रिक्वायर नथिंग बट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट, ठीक है। सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो कि खुद एग्जिस्ट करता है, राइट, और उसको एग्जिस्टेंस के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जैसे प्रकृति, प्रकृति सेल्फ कॉस्ट, पुरुष इज सेल्फ कॉस्ट, इसको दूसरे की थोड़ी ना जरूरत है, ये तो फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस में चला जाएगा, राइट। तो सब्सटेंस उन्होंने ऐसे बोला है, व्हिच रिक्वायर नथिंग बट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट,
That is what, that is by the Descartes. But this definition, if understood in a strict sense, applies to the God alone. God को मतलब एक तरह से भगवान है, भगवान जो है सेल्फ कॉज्ड अनकॉज्ड है, तो उन्होंने सब्सटेंस की डेफिनेशन बताया, वो इस तरह के इन्होंने बताया, ठीक है। तो देखिए इन दिस प्राइमरी सेंस डेकार्ट होल्ड दैट देयर कैन बी ओनली वन सब्सटेंस। अब देखो ये इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेकार्ट जो थे ना, वो ऐसे समय में रह रहे थे जब अगर ये बोल देते कि भगवान नहीं है तो कत्लेआम हो जाता, ठीक है। इस समय में रहते कि मतलब रेनेसां स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ ही था, अभी भी ऑर्थोडॉक्सी वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, अभी तक लोग समझा रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसने क्या करा, इसने चाल चली, इसने सोचा कि आपको लिखना नहीं है ना, ये अपन को बस समझना है। इसने सोचा कि प्राइमरी सेंस में बोल कर जाता हूँ कि सिर्फ गॉड है, ठीक है, ऐसे बोल कर जाता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं बोल के चल जाता हूँ सेकेंडरी सेंस के अंदर कि दे आर टू थिंग्स, टू अनदर सब्सटेंस दैट इज माइंड एंड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बोलेगा, ये इसको रिलेटिव सब्सटेंस बना देगा और इसको ये एब्सोल्यूट बना देगा। अब सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस की डेफिनेशन जो किसी और पे एग्जिस्ट होने के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज द सब्सटेंस डेफिनेशन। बट यहाँ पर इसने इसको रिलेटिव बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसका क्रिटिसिज्म आ जाएगा कि भाई एक तरफ तो तुम बोलते हो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि क्या है, जो कि किसी को पड़े। तो अपन समझ में आ रहा है क्या, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म अलग टॉपिक है इसका, राइट। अभी तक हमने वो जो कहानियां आई थी वो अपन ने पढ़ ली इसकी, और माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का अलग टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। सेकेंडरी सेंस ही वोट दैट दे आर टू सब्सटेंसेस, माइंड एंड मैटर। तो प्राइमरी से अब आपको ऐसे सेंटेंसेस लिखना है कि प्राइमरी सेंस के अंदर ऐसे बोला गया डिकार्ट ने कि दे आर वन सब्सटेंस ओनली, दैट इज गॉड। सेकेंडरी में उन्होंने बोला कि दे आर टू मोर सब्सटेंस, दैट इज माइंड और बॉडी, ठीक है। ऑन दिस माइंड एंड बॉडी आर द रिलेटिव सब्सटेंस। अब ये सब चीजें करा तब इसने पूरी अपनी फिलॉसफी बिगाड़ दी, राइट। इसमें कोई डाउट यहाँ पे? They can be called substance because apart from the fact that they are created by the God, they have independent existence. उनके पास independent existence भी है, पर ये है ना God ने create करे, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, relative substance बोलेंगे। God को absolute बोला है और ये इसको relative बोला है, mind और body, right? The two relative substances exist independently of one another but depends on the God. It depends होता है God के ऊपर, है ना। ये वैसे ही जैसे कि हमारे आचार्य वो रामानुज जो बोल रहे हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उसी तरह का ये इसके अंदर है ना। देखें एक बार कौन कौन बच्चे आ गए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपन ने ये समझा कि दे आर फंडामेंटल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, द एट्रीब्यूट ऑफ, हाँ अब इसने माइंड और बॉडी को एक्सप्लेन करने लग गया। एट्रीब्यूट जो माइंड की है दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड एट्रीब्यूट जो बॉडी की है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सटेंशन। उसकी बॉडी का जो एट्रीब्यूट है वो एक्सटेंशन है, और माइंड का एट्रीब्यूट है वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब दो माइंड एंड बॉडी आर डिपेंडेंट फॉर गॉड फॉर देयर एग्जिस्टेंस, इन देमसेल्फ दे आर टोटली डिफरेंट एंड सेपरेट। दोनों अलग अलग एंटिटी है, ठीक है, बट ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गॉड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से इंटरेक्शनिज्म आएगा कि भाई एक बात बता दे डियर डियर डिकार्ट कि माइंड है एक बॉडी, एक मतलब सब्सटेंस का पार्ट रिलेटिव सब्सटेंस, दूसरा बॉडी है, ठीक है। माइंड मतलब जो कॉन्शियस चीज है, ठीक है। बॉडी मतलब जो अनकॉन्शियस, जैसे मेरा हाथ अनकॉन्शियस है, इसके अंदर माइंड में कॉन्शियसनेस है, तो माइंड के कारण इसके अंदर कॉन्शियसनेस है ना। अगर हाथ को अगर मैं अपने माइंड को खत्म कर दूं, ठीक है, तो मेरा हाथ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, राइट। तो अब ये समझो ध्यान से, माइंड मतलब हाथ मतलब बॉडी, है ना। अब इससे ऐसे पूछा गया कि भाई ये इंटरेक्ट कैसे करता है, हाउ माइंड इंटरेक्ट विद द बॉडी। तो इसने अलग ही कहानी स्टार्ट कर दी डिकार्ड ने, है ना। डिकार्ड बोलेगा कि अब भाई देखो ये तो कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है, जैसे ये मार्कर जो है अनकॉन्शियस है, मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है। अब ये किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करा जाएगा, ठीक है, कि भाई माइंड जो है वो बॉडी से किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ये दिस आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये मार्कर मेरे पे डिपेंडेंट है ना मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो हम दोनों बात कैसे करेंगे, दो इंडिपेंडेंट बात कैसे करेंगे आपस में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अभी तो यहाँ पे मार्कर है ना, तो मैं मार्कर को पकड़ के लिख पा रहा हूँ क्योंकि मार्कर इज डिपेंडेंट ऑन मी, ठीक है। मैं कहूंगा मार्कर से लिख तो ये लिखेगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको। तो यहाँ पर माइंड और बॉडी ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, अपने आप में अलग अलग है। फिर ये इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो बोले इनको इंटरेक्ट कराने के लिए ना, ये दोनों है ना इंटरेक्ट नहीं करते, इनको इंटरेक्ट कराने के लिए एक और चीज लानी पड़ती है, दैट इज नोन एज पीनल ग्लैंड। बोले ये क्या है, ये है ना पीनल ग्लैंड, ये अनकॉन्शियस है,
तो भाई ये अनकॉन्शियस है, तो ये इन दोनों को कैसे करा देगी, माइंड और इसके अंदर ही फंस जाएगा, है ना। थर्ड रियलिटी, फिर पीनल ग्लैंड को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्थ रियलिटी लानी पड़ेगी, फोर्थ रियलिटी के बाद 5 और फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, ये आपको इसके अंदर पता होगा, राइट। तो इंटरेक्शनिज्म के अंदर क्या है, डिकार्ट एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी बाय फिनोमेना इंटरेक्शनिज्म इन व्हिच ही स्टेटेड दैट माइंड एंड बॉडी आर डायमेट्रिकली अपोजिट, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है। तो इन दोनों को रिलेशनशिप क्या है, पीनल ग्लैंड से, ठीक है। मियाँ बेबी है, मियाँ और हाँ, और ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं, ठीक है, आपस में बात नहीं कर रहे, कसम खा ली कि माइंड ने कसम खा ली कि मैं बॉडी से बात नहीं करूंगा, बॉडी ने कसम खा ली कि मैं माइंड से बात नहीं करूंगा, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। तो अब इन दोनों में बात कैसे होगी, इनका दोस्त आएगा या इनका बेटा होगा, वो बात करेगा, पापा मम्मी ऐसे बोल रही है, मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, दोनों तक इस तरह से इंटरेक्शन हो सकता है। और ये जो इंटरेक्शन करा रहा है वो करा रहा है कौन, पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड इसके अंदर, बट पीनल ग्लैंड को इन्होंने अनकॉन्शियस मान दिया, ये मतलब एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती, ऐसे ही कर, ठीक है। So when the body has to interact with the mind, then subtle animal spirit terminate into the pineal gland. अब ये इसके अंदर इन्होंने इस तरह से एग्जांपल दिया कि बॉडी को जब माइंड से बात करनी है तो एक एनिमल स्पिरिट होती है, वो जाएगी पिनल ग्लैंड के अंदर, और पिनल ग्लैंड फिर इससे माइंड से बोलेगा, फिर माइंड अपनी एक एनिमल स्पिरिट देगा इसके अंदर, और ये फिर इसके अंदर बॉडी से बोलेगा, ऐसा ये सिस्टम होगा, राइट। तो देखिए व्हेन बॉडी हैज टू इंटरेक्ट विद द माइंड, देन सटल एनिमल स्पिरिट टर्मिनेट इनटू द पिनल ग्लैंड। Similarly, when mind has to act on the body, then animal spirit terminate into the pineal gland, resulted in the body motion. इससे पिनल ग्लैंड के अंदर से एनिमल स्पिरिट जाती है कोई, ये तीसरी गलती कर दी इन्होंने, वो जाती है उसके अंदर और फिर इस तरह से इंटरेक्ट होता है, राइट। जैसे कि ये है, ये जब घोड़े को, ये हॉर्समैन है और हॉर्समैन इस घोड़े को चला रहा है, कैसे चला रहा है, ये चाबुक मार के चला रहा है इसको, ठीक है, बट यहाँ पे हॉर्समैन और घोड़ा दोनों क्या है, कॉन्शियस है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर इसकी आत्मा निकाल लो, इसको मार दो, मरा हुआ आदमी कभी चला पाएगा घोड़ा, नहीं चला पाएगा। ये बोल रहा है कि जब मैं चाबुक मारता हूँ ना, डिकार्ड क्या बोल रहा है, डिकार्ड क्या बोल रहा है इसके अंदर, डिकार्ड ये बोल रहा है जब मैं चाबुक मारता हूँ इसके तो ये चलता है। तो हमारा दोनों का रिलेशन कौन कर रहा है, चाबुक कर रहा है। चाबुक हेयर रिप्रेजेंट व्हाट, चाबुक हेयर रिप्रेजेंट पिनल ग्लैंड। इसी तरह से जब माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पिनल ग्लैंड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर जब हॉर्स और हॉर्समैन इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक चाबुक इज रिक्वायर्ड, समझे। तो whenever there is a question of mind body dualism or interactionism, so that question is related to, first of all you have to understand that question is related to Descartes, ठीक है। अगर इंटरएक्शनिज्म आता है तो डिकार्ट से, ठीक है, और डिकार्ट के अंदर तुमको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि डिकार्ट का प्रॉब्लम क्या था, माइंड और बॉडी को इंडिपेंडेंट रियलिटी माना था उन्होंने, ठीक है, और इंडिपेंडेंट रियलिटी और डायमेट्रिकली अपोजिट माना था, एक को कॉन्शियस माना था, एक को अनकॉन्शियस माना था। तो प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी, जो प्रॉब्लम अपन ने समझी थी सांख्य फिलॉसफी के अंदर, वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। बोलो दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट यू कैन आस्क। तो अब उसने इन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप, तो उसने क्या करा, पिनल ग्लैंड को लेकर आया। देखो बच्चों मैं तुमको ये रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, पहले ये समझो, रिवीजन के बाद तुमको आंसर लिखना है, पढ़ा दिया था मैंने इसको अच्छे से, ठीक है, बट तुमको रिवीजन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैं देखो प्रैक्टिकलिटी पे जीते हैं, ऐसे मैं तुमको कोई ऐसा नहीं कि मैं रियलिटी में जीते अपन, राइट। तो रियलिटी में ये है कि 3 महीने से पढ़ा नहीं है फिलोसफी, 3 भी नहीं 4 महीने हो गए होंगे इसको पढ़े हुए, तो ठीक है, तो तुम भूलना तुम्हारा लाजमी है, ठीक है, और खुद पढ़ोगे तो वापस वीडियो देखोगे, इतना तुम्हारे पास समय नहीं है, ये रियलिटी। तो रियलिटी में जीकर हम क्या कर रहे हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करने के बाद तुम आंसर लिखोगे, और जो तुम आंसर नहीं लिखोगे तो फिर तुम रियलिटी से दूर जा रहे हो, फिर तुमने बस मजा मजा ले लिया, ठीक है, अपने आप को तपाया नहीं तुमने, ठीक है। तो व्हाट इज मेथड ऑफ डाउट आएगा तब कैसे लिखना है ये मैं तुमको बता रहा हूँ, व्हाट इज जब ये आएगा कार्टेशियन मेथड जब कैसे लिखना है ये मैंने तुम्हें बताया, जब माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म आ जाएगा तो कैसे लिखना है ये मैंने तुम्हें बताया, समझ में आ रहा है, अभी बता रहा हूँ वो चीज, राइट। तो एक्सप्लेन फर्दर, डिकार्ट पुट एग्जांपल ऑफ द हॉर्स राइडर लाइक द राइडर स्पर्स द हॉर्स टू रन फास्ट, सिमिलरली माइंड थ्रू द पिनल ग्लैंड एक्साइट बॉडीली मूवमेंट विदाउट इंपार्टिंग इट्स ओन एनर्जी, खुद की एनर्जी को हटाए बिना वो उसके अंदर होता है। तो बिना बात करे उसने बात कर ली, किससे कर ली, बिना घोड़े को बात करे, घोड़े को धक्का मारे उसने घोड़े को बढ़ा दिया चाबुक मार के, इसी तरह से एनिमल स्पिरिट के थ्रू वो आगे लेकर चल जाए। अब चीजें क्लियर हो रही होंगी तुम्हें,
कि हाँ भाई ऐसा है इस तरह से, क्योंकि एक बार पढ़ लियो फिर रिवीजन कर रहे हैं तो इससे ज्यादा फिर हम कुछ नहीं कर सकते। देखो अब तूने अगर आंसर राइटिंग नहीं करी तो हम कुछ नहीं कर सकते आपको, राइट? फिर तो यूपीएससी करेगा। अब एक क्रिटिसिज्म और इंटरेक्शनिज्म। क्रिटिसिज्म आपको यही है, द मेजर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डिकार्ड्स इंटरेक्शनिज्म इज हाउ टू एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस कैन एवर एक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, कि दो जो डिफरेंट सब्सटेंस है, ये माइंड है ना भाई, ये कॉन्शियस है, ये बॉडी है, ये अनकॉन्शियस है, तो ये दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर ली, यही बात थी। ठीक है बोलो हाँ, ठीक है, यही बात थी कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये नहीं हो पा रहा है। तूने क्या करा भाई डिकार्ड, तूने एक तीसरा लिया है पीनल ग्लैंड, ये अनकॉन्शियस, भारी मात्रा में ये अनकॉन्शियस। अब ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस कैसे कर लेगा, कैसे कर लेगा भाई, ये कैसे कर लेगा, ये कैसे आपस में इंटरेक्ट, अगर ये इंटरेक्ट कर सकता है तो ये मियाँ बीवी को करा दो ना इंटरेक्ट, समझ में आ रहा है? माइंड बॉडी को करा दो ना इंटरेक्ट। इसको लेकर आने की जरूरत क्या थी, इसको भी तूने अनकॉन्शियस बोल दिया, तो अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस यहाँ पे भी तो वही सिनेरियो बन रहा है जो यहाँ पर बन रहा है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का, यहाँ पे भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। ऐसा क्यों करा तूने? और तूने पता है क्या बोला, डिकार्ड ने ऐसे बोला पीनल ग्लैंड कहां पर है, माइंड के अंदर है। इसकी सीट क्या है पीनल ग्लैंड की, माइंड के अंदर इसकी सीट। जैसे पूछेंगे भाई एक बात बता, ये पूरा मस्त कॉन्शियस है, ये तुम्हारी अनकॉन्शियस है, और इसके कॉन्शियस के अंदर ये अनकॉन्शियस कर क्या रही है, कैसे आ जाएगी ये? चल आ भी गई तो फिर इंटरेक्ट कैसे कर लेगी? ये सब पॉइंट्स उठेंगे जिसका आंसर वो नहीं दे पाएगा डिकार्ड। ठीक है, और उसके बाद उसके अलग अलग उसके भाई बंधु आएंगे और वो क्या करेंगे, वो इसके अंदर देख मेले ब्रांच है, ठीक है, और वो गॉड को लेकर आएंगे इसके बीच में, फिर पिनल ग्लैंड के जगह गॉड को लेकर आएंगे। तो गॉड को लेके आएंगे तो और क्रिटिसिज्म, तो एक गलती करी, एक गलती से दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी। तो उसने सब्सटेंस की डेफिनेशन दी थी ना कि सब्सटेंस इज वन जिसका एग्जिस्टेंस के लिए दूसरा नहीं चाहिए, वो वहां तक ठीक था। फिर उसको खुद की चीजों काटा, माइंड बॉडी लेकर आया, माइंड बॉडी के बीच में ड्यूलिज्म करा, और फिर सब। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए, मेजर ऑब्जेक्शन अगेंस्ट डिकार्ट इंटरेक्शनिज्म इज दैट हाउ टू एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस कैन एवर एक्ट on each other. ठीक है, that is how can mental substance which is not in space interact with the spatial extended substance, that is pineal gland, right? This ideology राइडर और हॉर्स की, जिसके अंदर दोनों कॉन्शियस है, ठीक है, बट माइंड और बॉडी तो डायमेट्रिकली अपोजिट है। सेकेंडली पिनल ग्लैंड इज इटसेल्फ अनकॉन्शियस, पिनल ग्लैंड खुद अनकॉन्शियस है भाई, ये क्या कर पाएगी, राइट? Soul being a spirit does not need to a seat of a material, और ये पिनल ग्लैंड कहाँ रहती है, सोल के अंदर रहती है। तो सोल के अंदर ऐसा कॉन्शियस, पूरा भारी कॉन्शियस है, ये 100% कॉन्शियस है, इसमें अनकॉन्शियस कैसे आ सकता है, ये इससे पूछते हैं। सो इट इज रॉन्ग टू से दैट द पिनल ग्लैंड इज द सीट ऑफ द सोल, इसलिए गलत है कि पिनल ग्लैंड सीट है कि सोल का। ये इफ इट इज द सोल कैन ऑक्यूपाई द पिनल ग्लैंड, तो इसके अंदर फिर वो तो वही बात हो जाएगा, तो होल बॉडी को रख लो, फिर बॉडी से क्या दिक्कत है? ठीक है, जब तुम पिनल ग्लैंड को रख सकते हो तो बॉडी को रख लो भाई, इसके अंदर माइंड के अंदर माइंड। अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट है? अब सर फिर से रिपीट कर देंगे इसको, जो पिनियल गन बड़ा। देखो ऐसे समझना अविनाश कि माइंड यहाँ है और बॉडी यहाँ है, ये इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, पहले तो समझो। क्योंकि इस भाई ने कहा था, डिकार्ड ने खुद ने, कि माइंड और बॉडी है ना, इसमें ये कॉन्शियस है और ये अनकॉन्शियस है। इसने बोला था ये इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में बात नहीं करते, डायमेट्रिकली अपोजिट है, इस तरह के है। तो मैंने फिर से पूछा कि भाई साहब इधर आओ, तो ये दोनों फिर बात कैसे कर रहे हैं आपस में? बात, उसने बोला बात का मतलब क्या है, जैसे कि माइंड है, माइंड ने कहा कि हाथ ऊपर हो जाओ, तो हाथ ऊपर कैसे हो गया भाई? ठीक है, माइंड ही कह रहा है ना, पैरालिसिस बंदा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, माइंड कहेगा हाथ नीचे कर लो, नीचे कर लिया। ये कैसे हुआ, बॉडी और माइंड में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश हो, इसको समझा रहे हैं। अविनाश ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इसने बोला कि भाई एक है ना पिनल ग्लैंड करता है ये काम। हमने पूछा ये क्या है, बोले पिनल ग्लैंड की दो चीजें याद करो। पहला चीज ये है कि पिनल ग्लैंड जो है ना, दैट इज अनकॉन्शियस इन इटसेल्फ, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इसने बोला पिनल ग्लैंड जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज सीटेड इन माइंड, माइंड के अंदर ही रहता है। अब क्रिटिसिज्म वाले खड़े हो गए, हुआ हो गया, अब आएगा मजा, इसको क्रिटिसाइज कर। पहले इसको बोला भाई यहाँ पर ये माइंड पूरा कॉन्शियसनेस है, तूने इसके अंदर अनकॉन्शियसनेस को बिठाया कैसे? पहली बात तो ये, तो पीनल ग्लैंड के अंदर ये माइंड कैन नॉट बी सीट ऑफ पीनल ग्लैंड, ये समझ में आया अविनाश? यस सर।
यस सर। दूसरा चीज ये है कि जब तेरे को पीनल ग्लैंड ही है ये पीनल ग्लैंड, तो पीनल ग्लैंड जो है इसके अंदर ये क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। यस तो जब ये माइंड इससे इंटरेक्ट कर पा रहा है एनिमल स्पिरिट के द्वारा, तो इससे ही कर लेता, क्यों जबरदस्ती, क्योंकि ये भी अनकॉन्शियस, ये भी अनकॉन्शियस। ये समझ में आया अविनाश, जी सर, जी सर। है ना। तो जब माइंड को इंटरेक्ट ही करना था, अनकॉन्शियस से कर सकता था, तो वो बॉडी से कर लेता, इससे क्यों कर रहा है, ऐसा इसके अंदर बोला जाएगा। और जब बॉडी है, जब ये इसके अंदर रह सकती है, पिनल ग्लैंड इसके अंदर रह सकती है माइंड के अंदर, तो बॉडी भी तो माइंड के अंदर रह सकती है। ये सब क्रिटिसिज्म इसके अंदर करेंगे अविनाश। यस सर। अब भाई क्रिटिसाइज हो गया ये, है ना, और भाई नहीं रहे, थोड़ी दिनों बाद भाई स्वर्ग सिधार जाएंगे, ठीक है, डिकार्ड। अब डिकार्ड के आएंगे चेले चपाटे, ठीक है। चेले चपाटे कहेंगे कि अपने सरदार को बचाना है अपन को, ठीक है। वो लेकर आ जाएंगे इंटरएक्शनिज्म। अब यहाँ पर ओकेजनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द इंटरएक्शनिज्म, यू हैव टू राइट माइंड बॉडी, किस तरह से पिनल ग्लैंड को लेकर आया, किस तरह से रिफ्यूट हुआ, और उसके ऊपर चेले चपाटे किस तरह से है, आर्नोल्ड एंड मैलेब्रांचे किस तरह की बात कहेंगे, ये अपन को समझना है, ठीक है। डिकार्ड्स फॉलोअर्स आर्नोल्ड एंड मैलेब्रांचे ओकेजनलिज्म लेकर आ गए। ओकेजनलिज्म क्या है, ओकेजनलिज्म ने कहा भाई सुनो, ये है माइंड, ठीक है, ये है माइंड, ये है बॉडी। जब भी माइंड को कांटेक्ट करना होता है ना बॉडी से, खुद नहीं करता है, एटीट्यूड में है, ठीक है, खुद नहीं करेगा। माइंड बुलाया भगवान को, भगवान आएंगे यहाँ पर, भगवान पूछेंगे हाँ माइंड बोलो क्या करना है, बोले बॉडी से कह देना कि मैं तुमको उठाने वाला हूँ, ठीक है माइंड। और भगवान जो होगा ना, वो बीच में इनकी तरह, एक तरह से मीडिएटर की तरह क्या करेगा, मीडिएटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये है ओकेजनलिज्म, मतलब ओकेजन के ऊपर। ओकेजनलिज्म का मतलब क्या है कि ऑन द टाइम व्हेन विल बी द ओकेजन, देन गॉड विल कम, है ना। ओकेजन के टाइम पर गॉड आएगा, राइट। जब भी माइंड को कुछ काम होगा, तो यहाँ पर डेकार्ट फॉलोअर्स आर्नोल्ड एंड निकोलस मैलेब्रांची डेवलप्ड a theory known as occasionalism, which means God plays a role of mediator between the mind and body. Whenever there is a change in the mind, God brings corresponding change in the body, ठीक है। तो माइंड और बॉडी के बीच में क्या हुआ, गॉड आ गया। अब इसके ऊपर कमेंट आएगा कि भाई तुम्हारा जो गॉड है वो कोई काम धंधा है कि नहीं, बोले क्या, ये क्या यही करता रहेगा, क्या पोस्टमैन है क्या तुम्हारा गॉड। पोस्टमैन मतलब कि मान लो इसको कोई बात करने की इच्छा हुई, इसने चिट्ठी पकड़ा दी इसको, फिर ये चिट्ठी इसको दे रहा है, फिर वो खोल के देख रही है, ठीक है, शर्मा रही है, ठीक है, ये कर रहा है, इसको और कोई काम नहीं है तुम्हारे गॉड की, ऐसा नहीं कर। तो एक्चुअल में ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल में ये डिफाइन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कि माइंड और बॉडी आपस में किस तरह से, या तो इनको क्या करो अप्रत्यक्ष सिद्धि के अंदर वैसे लेकर जाओ, ठीक है, कुछ इस तरह का करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसके अंदर पूरा कंप्लीटली तुम, ये कंप्लीटली भी नहीं दे रहा है, ये सब्सटेंस भी बनाना चाह रहा है उनको, और उसको फिर इस तरह से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, एनी डाउट इन दिस वन। तो माइंड का मतलब समझ में आ गया, माइंड और इस तरह से। अब इसके सामने एक सवाल आया कि भाई ये बता एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये पूछेगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब देखो ये क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यहाँ पे क्लैरिटी 100% आनी चाहिए, कोई भी ऐसा ऐसा रह नहीं जाना चाहिए कि नहीं आ रही है। यस कालिन प्लीज। सर ये सोल को थोड़ा ना पीनियल ग्लैंड मतलब बोल रहा है, मतलब सोल के अंदर जो माइंड है सर, इसके लिए सोल वो हुआ ना। सोल को नहीं बोल रहा, पिनल ग्लैंड तो अनकॉन्शियस है, पिनल ग्लैंड तो एक थर्ड एंटिटी है जो कि सोल के अंदर रहता है, ऐसे बोला सर। ये कहाँ रहता है, इससे पूछे कि कहाँ पर है पिनल ग्लैंड, तो ये सोल के अंदर रहता है, ऐसे ही बोल, मतलब माइंड के अंदर रहता है, हाँ हाँ ओके सर, ठीक है है। ना। ये कोई, ये तो अनकॉन्शियस है। एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब 60 सेकंड दीजिए मेरे को, 60 सेकंड में आता हूँ मैं।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे क्या करना है ये देखते हैं, राइट। अब एक्सटर्नल वर्ड की बात है। एक्सटर्नल वर्ड में ये भाई साहब क्या बोलेंगे समझो, ये ऐसे बोलेंगे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड है क्या, ये ऐसे पूछेगी क्या एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, क्या ये जो संसार में मेरे को दिख रहा है ये है। तो हमने कहा कैसी पागलों सी बात करते हो, है। बोले मैं कैसे मान लूं। बोले तुम चाहते क्या हो। बोले मैं कैसे मान लूं कि है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फीलिंग आ रहा है कि यार मेरे को देखो ये मिठाई रखी है, इसकी सुगंध मेरे को आ रही है, ठीक है, ये चीज इस तरह से है, मैं इसको सेंस कर पा रहा हूँ, आई कैन सेंस इट, आई कैन फील इट, तो ये है इसका मतलब। बोले ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों। भाई ऐसा हो सकता है ना, ये देखो अब पका रहा है, ठीक है, कैसे पका रहा है, जैसे बोलेगा ऐसा हो सकता है कि जो तुम सूंघ रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो, वो डिसीव है, डिसीव हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, कि वो क्या है, एक तरह से तुम्हारा डिसेप्शन है, कि वो तुमको कोई ऐसा कर रहा होगा कि तुम डिसीव भी तो कर सकते हो, तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन है, सूंघ किसके रहे हो? नाक से, नाक तुमको बेवकूफ बना सकती है, तो कोई नहीं जबरदस्ती सुगंध आ रही हो, ऐसे ही बोलता है। तो मैं इससे पूछता हूँ कि भाई डिकार्ड एक बार देख, पका तो काम, ठीक है, ये बता कि तू मानता है कि नहीं। बोले मैं मानता हूँ पर। बोले कैसे मानता है। बोले मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये मैं जो जो बोल रहा हूँ कि जैसे तूने बोला कि भाई ये संसार है, ठीक है, तो ये तेरा एक बहुत अच्छा कन्विक्शन है, तू पूरे कन्विक्शन से बोल रहा है कि संसार है, और ऐसा कन्विक्शन जिसने बनाया है वो इसको गलत नहीं बना सकता। मतलब भगवान तेरे को एक कन्विक्शन दे रहा है कि हाँ ये क्या है, ये संसार है, तो क्योंकि भगवान खुद डिसीवर नहीं हो सकता इसलिए तेरा कन्विक्शन सही है, ठीक है। जैसे कि अपन इसके अंदर अपन ने ऐसे कहा था, इसने ऐसे बोला डिकार्ड ने पकाना स्टार्ट किया, इज देयर एनी वर्ड, इसको पहले समझ गया पका रहा है, तो उसने बोला देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, ऑफ कोर्स देयर इज अ वर्ड, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड क्या है, सेकंड इसके अंदर बोलेगा आई आल्सो हैव अ स्ट्रांग कन्विक्शन, मेरे को भी ऐसे स्ट्रांग कन्विक्शन आता है कि वर्ल्ड है, ठीक है। तो बोलता है वी हैव सेंस, ठीक है, ये बोल रहा है देखो हमें सेंस है, सेंस ऑफ फीलिंग, प्लेजर, एपेटाइट, पेन, ये सब चीजें होता है हमको, कि कोई चीज मेरा मतलब लैपटॉप टूट गया तो मेरे को दुख हो रहा है, तो इसका मतलब लैपटॉप है तभी तो दुख हो रहा है मेरे भाई। तो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो तुमको डिसीव कर सकता है, इसलिए नहीं मान रहा मैं, है ना, इसलिए नहीं मान रहा कि एक्सटर्नल, बट आवर सेंसेस कैन डिसीव अस, हमारे सेंसेस तो हमको डिसीव कर सकते हैं, इंद्रियां तो होती ही क्या है, डिसीव करने के लिए है, बट आवर सेंसेस हैं। देन फिर मैंने सोचा तू बता, चल तू मानता है वर्ल्ड को, मैंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, इसने बोला हाँ मैं तो मानता हूँ। बोले कैसे मानता है, आप सुन, ये जो कन्विक्शन आ रहा है मेरा, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, और ये कन्विक्शन जो है, भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना बड़ा वो केवल नहीं हो सकता कि मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दे दे और वो चीज हो नहीं, समझे। ये इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि इसको सुगंध आ रही है, इसको इसलिए मान रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम मिठाई लग रही है, मिठाई रखी हुई है, और मुझे जो लग रहा है ना ये भगवान ने दिया है मेरे को कन्विक्शन, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। समझो बात को, ऐसा लिखना पड़ेगा आंसर में, समझ में आ रहा है, नहीं तो तुम मतलब फिर नहीं तो तुम इसको समझे नहीं। तो ये देखो, we have a feeling of pleasure, pain, appetite, sensation which we refer instinctively to the bodily causes, हमको ऐसा लगता है कि bodily causes से हमको ये सब चीजें आती है, बट सिंस आवर सेंसेशन ऑफन डिसीव अस, ठीक है, कभी हमारे सेंसेशन डिसीव कर देते हैं, कभी हमको लगता है कि इसने खून करा है पर इसने खून नहीं करके खिड़की में से किसी ने गोली चलाई होती है, हमने देखा ऐसा, हमको देखकर ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि मिराज बना हुआ है, हमने देखा कि आगे पानी है पर बाद में पता चलता है मिराज है, तो ये सेंसेशन पे तो क्या भरोसा करना, है ना। जैसे नैन होते हैं, ठीक है, नैन होते हैं, आंख होते हैं, कान होते हैं, ये तो ठग लेते हैं, है ना, एक गाना भी है कि नैना ठग लेंगे। तो नैनाओं पे क्या है, नैन नैन पे क्या है, नैन पे आपको क्या है, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं तो उसके बेसिस पे तुम ये नहीं बोल सकते कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में, गाना है ना, नैना ठग लेंगे, नैना की ना सुनियो, नैना की मत मानियो रे, नैना ठग लेंगे, क्योंकि नैना जो है दैट इज व्हाट, दैट इज डिसीवर, ठीक है, वो डिसीव कर देगा तुम्हें। I hope this is clear. But since our sensation often deceive us, and since our desire and appetite are often misleading, we cannot prove the existence of the body from the existence of such experience. तो कैसे करें फिर Descartes? See, we have a clear perception of external world. External world का clear perception है, तो ये इतना, और हमारे पास conviction भी है. God हमारा deceiver नहीं है, so there must be a real world. इसलिए real world होना चाहिए. I hope this is clear. तीनों चीजें हो गई इसकी, है ना? External world इस तरह से हाँ बिल्कुल।
सर मतलब अगर इस पर एक्सटर्नल वर्ल्ड पे कुछ आएगा तो मतलब इसको वही जगत मिथ्या वाले कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर पाएंगे ना? नहीं, कैसे करोगे? एक्सटर्नल वर्ड है कि मतलब जो है ना कि मतलब एक तरह से तो उसमें कि मतलब रियलिटी नहीं है इस तरह कुछ करके। इसने कहा बोला, इसने तो रियल माना है ना, मस्ट बी ए रियल वर्ल्ड, वो मान रहा है ना। बाद में तो भगवान पे भरोसा कर रखा है इसने। इसने तो मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट इधर कहाँ लग रहा है, ये तो रियलिस्टिक है, रियलिस्ट है ये तो यहाँ पर। बिलाल जी समझे? बिलाल कोई डाउट है तो पूछो जी। प्लीज। नहीं वो असल में वो इसमें गॉड को डिसीवर नहीं माना है, वहां पे तो एक तरह से डिसीव हो रहा था बंदा जो है जगत से। सही है, तो समझ गए, अपने आंसर मिल गया तुमको। जी 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 सर बिल्कुल। चलो, तो येट इफ गॉड, अब ऐसे कैसे लिखना है, इंड्यूस इन अस अ डीपली रूटेड कन्विक्शन। बच्चों कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, आप कितने भी बड़े टीचर से पूछ लो, वो ये चीजें नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। पता नहीं क्या ही अजीब सा बेवकूफ बनाकर तुमको पढ़ा देंगे, समझो। और यही जब तक नहीं लिखोगे आंसर आएगा ही नहीं, मतलब आंसर में मार्क्स नहीं आएंगे। तुम कोई भी, तुम लोग तो पढ़े हुए हो, ठीक है, तुम लोग कोई भी कॉपी देखो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की, ठीक है, तो जो बच्चे पास हो रहे हैं ना फिलोसफी में, वो खुद मेहनत करके हो रहे हैं, समझो बात को। टीचिंग क्वालिटी बहुत खराब है फिलोसफी के अंदर, इसलिए मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, उन बच्चों को टेस्ट सीरीज में इंक्लूड नहीं करता हूँ जो कि कहीं और से पढ़े, क्योंकि मुझे पता है क्या पढ़े होंगे टेस्ट सीरीज में, क्या लिखेंगे, उनको समझा ही नहीं सकते फिर आप, ठीक है। तो अभी जैसे नया बैच स्टार्ट करने की बात हुई, तो कई लोगों के फोन आए कि सर हम यहाँ से पढ़े हुए हैं, हमको वो करना है, आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मना करना पड़ेगा उनको, ठीक है। आप भी जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी मेरे को पूरा वीडियो लेक्चर्स देने पड़ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा तुम आंसर लिख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी नॉलेज दे ही नहीं रहा है। तो ये समझो, अगर कॉपी में थोड़ा भी सब चीज प्रेजेंट कर दोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फिलोसफी में तुम टॉपर बन सकते हो तुम लोग। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा तुमको कॉन्फिडेंस रखना है। Yet if God induced in us a deeply rooted conviction of the existence of an external world, when no such world exists, he could not be defended against the charge of being a deceiver. ठीक है, कि अगर मान लो ऐसा है कि उसने हमको कन्विक्शन तो दे दिया पर वर्ल्ड नहीं है, तो वो तो डिसीवर हो गया और वो ऐसा चार्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, इसलिए क्या है, वर्ल्ड है। Thus, corresponding to this clear perception, there must be an external world for the veracious God. ठीक है, cannot allow us to a strong inclination to believe in the delusion. इतना strongly वो हमको delusion में believe नहीं करवा सकता, इसलिए क्या होगा, there should be a world. The existence in my mind of illusion of science and even hallucination. जब मेरे को hallucination होता है तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। जब मेरे को illusion होता है तो मेरे को पता चल जाता है, तो मतलब God हमको बताना चाहता है कि देखो ये hallucination है, ये illusion है। पर जब मैं वर्ल्ड को देखता हूं तो मेरे को कोई इल्यूजन नहीं हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर गॉड को ये बताना होता कि इल्यूजन है, तो वो वैसे दिखाता हमको जैसे इल्यूजन हम देखते हैं, जैसे हम मिराज देखते हैं वैसे दिखाता। पर एक्चुअल में कभी मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि वो इल्यूजन है, तो वो इल्यूजन नहीं है, जिसका मतलब गॉड ने हमको ये सी, तो गॉड ने हमको इस शक्ति दी है इल्यूजन को समझने की, हेलुसिनेशन को समझने की, ड्रीम्स को समझने की। तो ये ना इल्यूजन है, ना हेलुसिनेशन है, ना ड्रीम है, ऐसे ही बोल। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल है। तो गॉड इज नॉट डिसीवर बट ए ट्रूथफुल बीइंग एंड आवर सेंसेशन मस्ट देयरफॉर बी कॉज्ड बाय द रियल बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आज का क्लास समाप्त करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं बुकलेट में मैं वापस दे देता हूँ, बुकलेट के अंदर डिकार्ड के अंदर मैं आई विल लेट यू नो कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लेना। कल अपन स्पिनोजा और लेमनिट्स ये दो अपन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको मतलब एक बेस नॉलेज का देना है कि भाई ये चीजें थी, तुम भूल गए होगे अभी तक, तो वापस से आपको रिमाइंड करो। एक बार सारी पीपीटी पढ़ लो, इसकी डिकार्ड की आज सोने से पहले, और कल ट्राई करो कि क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हारी दिक्कत रहेगा, राइट। क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन को अपन डिस्कस भी कर लेंगे क्लास, ठीक है। दैट्स ऑल। कोई भी डाउट आता है कल तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय।